हेलो एवरीवन, हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है वो है वीडियो नंबर 14, जिसमें हम इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपके टीईटी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फ्रेंड आपका है जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो। सो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, identify the figure of speech, the stars winked at us from the night sky। तो हमको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है, कि स्टार क्या कर रहे हैं, विंक कर रहे हैं। विंक करना मतलब क्या होता है, आंख मारना। कहाँ सर, नाइट स्काई, रात के आसमान से स्टार्स हम पर आंख मार रहे हैं। तो आंख मारना क्या स्टार्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये किसका काम होता है, इंसानों का। पर इंसान की तुलना जब इंसान के काम को अचेतन को दिया जाता है, ठीक है, जीवों जो सजीव रहता है उसका काम निर्जीव को बताया जाता है कि वो ऐसा काम कर रहा है, मानव के साथ उसकी तुलना की जाती है ना, उसको बोला जाता है मानवीकरण अलंकार। क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे देखिए मेटाफॉर, पहला क्या दिया है, मेटाफॉर दिया है। तो जो मेटाफॉर होता है उसका मतलब होता है कि हम कुछ बातें उनके बारे में बताते हैं डायरेक्टली, जैसे कि वो शेर की तरह लड़ा। क्या बोल रहे हैं, वो शेर की तरह लड़ा। तो की तरह जब एज बोलोगे ना तो वो कहलाएगा सिमिली। पर आप बोलोगे वह पढ़ने में शेर है या वो मैथ्स का शेर है, तो डायरेक्ट आप उसको बोलोगे कि वो शेर है, तो वो हो जाता है मेटाफोर। एक होता है हाइपरबोले। हाइपरबोले किसको बोलते हैं, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे मैंने तुमको ये बात 1000 बार बोली है, तो 1000 बार तो कोई इंसान बोल ही नहीं सकता। एक सेकंड भी अगर आपको एक बात बोलने के लिए लग रही है तो आप 1000 बार बोलने के लिए आपको कितने सेकंड लगेंगे, 1000 सेकंड। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पर बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं तो वो कहलाता है हाइपरबोले। और जो मानवीकरण होता है वो होता है पर्सनिफिकेशन। तो जो फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में है वो है पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी निर्जीव या नॉन लिविंग वस्तु पर प्रकृति की चीजों को इंसानों की तरह बिहेव करते हुए दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम पर्सनिफिकेशन। ठीक है, मेटाफोर हमने देखा कि बिना लाइक या एस के जब हम तुलना करते हैं, जैसे कैमल इज दी शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या है, डेजर्ट का शिप है, तो डायरेक्टली बोल रहे हैं तो वो मेटाफोर हो जाएगा। और वही अगर हम बोलेंगे कि एज क्लियर एज क्रिस्टल, तो जब एज या लाइक लगा के बोलते हो ना तो वो सिमिली हो जाता है। और हाइपर बोले मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर बताना है, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो अब भी आपने देखा है कि जहां पर एज लगाकर किसी की तुलना की जाती है तो वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटाफोर हमने बताया कि आप डायरेक्टली उसको उसकी संज्ञा देते हो। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण है। एक आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं, जब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। इसमें अटेंडेंस है, मेंटेनेंस है, ऑकरेंस है और परमानेंट है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर देखिए सभी अटेंडेंस, ATTENDANCE। तो यहाँ पर क्या दिया है, EN दिया हुआ है, पर आखिरी में क्या होना चाहिए, AN होना चाहिए। ठीक है, तो अटेंडेंस AN ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या दिया है, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग MAINTENANCE, मेंटेनेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑकरेंस। तो ऑकरेंस में CCR आता है और परमानेंट की स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर आपकी चारों स्पेलिंग्स जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या देखता है, ब्राइटर साइड, चीजों की अच्छी तरफ को देखता है, उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं या एथीस्ट बोलते हैं। तो एथिस्ट तो हम जानते हैं जो भगवान को नहीं मानता, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। तो जो हमेशा ब्राइटर साइड को देखता है तो वो आशा रखता है, तो वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बचा था पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं, जो
युद्ध और हिंसा का विरोध करता है और हमेशा शांति की उम्मीद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रीफिक्स इन द वर्ड डिसकनेक्ट। तो डिसकनेक्ट में कौन सा आपका प्रीफिक्स है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिस है, कौन है, नेक्ट है और डिस्कन है। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जो पहले फिक्स होता है। तो जो वर्ड के पहले फिक्स होता है वो प्रीफिक्स होता है। तो इस वर्ड के पहले क्या है? डिस है या डिस्कॉन है। तो ये दो तो कट कर दो, इन दोनों में से देखेंगे। तो हमेशा याद रखना प्रीफिक्स सफिक्स का रूल है कि जो रूट वर्ड होता है ना वो एक मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द होना चाहिए। तो अगर आप डिस्कॉन ले लोगे प्रीफिक्स को तो नेक्ट सिर्फ वर्ड बचेगा। तो नेक्ट का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और डिस प्लस कनेक्ट, ठीक है, तो डिस प्लस कनेक्ट हो जाएगा डिसकनेक्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है, उसको इतना समझाने की क्या जरूरत है। जरूरत क्या है पता है? जब एग्जाम में आएगा ना तो सिंपल नहीं आएगा, टफ आएगा। पर आपको जब मेथड पता रहेगा कि हमको रूट वर्ड एक मीनिंगफुल सार्थक शब्द होना चाहिए, तब आप उसको आसानी से तोड़ पाओगे। तो आपको क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि यही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे, नहीं। आपको आंसर फाइंड आउट करना आएगा, आपको चीजें समझ आएंगी तो आप उसमें से आंसर निकाल सकते हो। जैसे हमने पीछे जो देखा फिगर ऑफ स्पीच निकालना, तो क्या आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा? अगर आपकी किस्मत अच्छी है और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिलेगा। पर हमको जब पता रहेगा कि सिमिली में क्या होता है, मेटाफोर में क्या होता है, हाइपरबोले में क्या होता है, तो हम उसमें से आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does the suffix ship mean in friendship? तो फ्रेंडशिप में शिप का क्या मतलब होता है? फुल ऑफ होता है, कंडीशन या स्टेट होता है, स्किल होता है या स्मॉल होता है? तो फ्रेंडशिप में फ्रेंड प्लस शिप मिलकर बना है और शिप का मतलब होता है कंडीशन या स्टेट। तो सफिक्स जो रहते हैं शब्द के आखिरी में लगते हैं और यहाँ पर जो शिप सफिक्स लगा है उसका मतलब होता है स्थिति या अवस्था। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक। द स्काई वॉज क्लियर डैश इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ नोवेयर। तो स्काई क्या थी? क्लियर थी, आसमान साफ था। डैश इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ नोवेयर, यहाँ पर क्या हुई? बारिश स्टार्ट हो गई पता नहीं कहाँ से। तो वहां पर क्या आएगा? सो आएगा, इसलिए बारिश स्टार्ट हो गई, बिकॉज क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। बट इस बट मतलब लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, या देयरफॉर इसलिए स्टार्ट हो गई। तो आप देखो सेंटेंस देख के ही हमको समझ आ रहा है कि मीनिंग से समझ आ रहा है ना कि स्काई साफ था पर बारिश स्टार्ट हो गई। तो पर के लिए आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड है ना, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, विपरीत है। अगर बोलते कि आसमान में बादल थे तो अब बारिश होगी, तो आसमान में बादल थे इसलिए बारिश होगी, तो वहां पे हम उसमें से ऑप्शंस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक। द फ्लाइट वाज डिलेड डैश द हेवी थंडरस्टॉर्म। तो फ्लाइट जो डिले हुई है किसकी वजह से हुई है? थंडरस्टॉर्म की वजह से। तो वहां पर आप क्या लगाओगे? ड्यू टू लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, ऑल्दो लगाओगे या इन स्पाइट ऑफ? तो ऑल्दो का मतलब होता है के बावजूद। तो फ्लाइट जो है डिले हुई किसके बावजूद? क्योंकि थंडरस्टॉर्म आया। सेंटेंस सही है क्या? नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। डी नंबर इन स्पाइट ऑफ है, ए नंबर ड्यू टू है और बी नंबर बिकॉज है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखना, जब भी हमको कंडीशन दिया रहता है, पूरा सेंटेंस दिया रहता है ना, तो इसकी वजह से हुआ है ना, तो बिकॉज नहीं लेकर के हम क्या लेते हैं? बिकॉज ऑफ लेते हैं। पर यहाँ पे बिकॉज ऑफ नहीं दिया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा। और कारण बता रहा है इसलिए ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में डिले होने के कारण को बता रहा है ना, इसीलिए वहां पे ड्यू टू लगेगा। और बिकॉज के बाद जब ऑफ लगेगा ना, तब आप उसको सही बता सकते हो। जब बिकॉज के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है ना, तो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ही इज हाईली प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। वो हाईली प्रोफिशिएंट है किसमें? मैथमेटिक्स में बोल रहा है ना, तो में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं, एट बोलते हैं, ऑन बोलते हैं या ऑफ बोलते हैं। तो एट ऑन का मतलब पर होता है, पर मैथमेटिक्स में है तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ ना इन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, आपको प्रोफिशिएंट के साथ हमेशा क्या लगाना है? इन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम मीनिंग। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है।
टू क्लियर दी एयर, एयर को आपको क्लीन करना है। तो हमेशा याद रखना मुहावरे का जो मीनिंग रहता है ना, वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं रहता। अगर हमको बोलते हैं नाक को चने चबाना, तो इसका ये मतलब नहीं कि नाक से चने चबाना है। आपको क्या करना है, मुश्किल काम करना है। दांतों तले उंगली दबाना, तो दांत में उंगली नहीं दबाना है, आश्चर्यचकित होना है। तो वैसे ही टू क्लीन द एयर का मतलब आसमान साफ करना नहीं होगा। क्या होगा, टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करना है। यहाँ पे चलो कम से कम ये तो नहीं दिया कि सेम मीनिंग दे दिया, नहीं तो आसमान हवा साफ करना बोलते हैं और उसको टिक कर लेते हैं। यहाँ पे टू पॉल्यूट दिया, तो पॉल्यूट मतलब गंदा करना, तो एयर को क्लीन करने का मतलब वो हो नहीं सकता। फ्लाई या प्लेन भी नहीं हो सकता, ब्लेम समवन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ब्रेव इन द ब्रेव सोल्जर। तो द ब्रेव सोल्जर में ब्रेव जो है ये कौन सा वर्ड है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो हम क्या जानते हैं कि जो वर्ड नाउन की स्पेशलिटी विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो सोल्जर मतलब सैनिक, सैनिक की क्या विशेषता है कि वो ब्रेव है, बहादुर है। तो यहाँ सैनिक की विशेषता वर्ड ब्रेव बता रहा है, तो सैनिक है नाउन, नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑनेस्टी इन ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। तो आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है वो बताना है कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ईमानदारी हमेशा सम्मानित की जाती है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो हम जानते हैं कि ईमानदारी क्या है, एक यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट यूज हुआ है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, तो प्रोनाउन कट करो। विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, पर विशेषता तो जब पर्सन की विशेषता बताता कि ऑनेस्ट मैन, तब वो एडजेक्टिव होता। पर जहाँ पर ऑनेस्टी आ जाएगा ना, तो वो होता है नाउन। और किस तरीके का नाउन है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ स्विफ्टली इन ही रैन स्विफ्टली। तो ही रैन स्विफ्टली में आपको बताना है कि स्विफ्टली जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रीपोजिशन है। तो आप देखो, ही रैन स्विफ्टली मतलब वो तेजी से दौड़ता है। तो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब की पहचान अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आए हो, तो आपको 95% ऑफ एडवर्ब किसमें मिलते हैं, 95% एल वाई लगा हुआ एडवर्ब होता है। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस पढ़ो, ही रैन स्विफ्टली, एल वाई लगा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है। और रैन के साथ दिया मतलब तेजी से दौड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने एडवर्ब ही लिया ना, यहाँ पे बी एडवर्ब लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंटिल इन वी स्टेड अंटिल द स्टॉर्म पास्ट। अब यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वी स्टेड अंटिल द स्टॉर्म पास्ट, हम स्टे किए कब तक, जब तक तूफान नहीं गया। तो अब यहाँ पे अंटिल जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है या इंटरजेक्शन है। तो एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, तो विशेषता तो कुछ बता नहीं रहा है, तो ये तो कट हो जाएगा। अब देखो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में से देखते हैं, तो अंटिल क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अंटिल दो अलग अलग क्लॉज को, वाक्यांशों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर वी स्टेट और द स्टॉर्म पास दो अलग अलग सेंटेंस है। दो सेंटेंस को जब जोड़ता है कोई शब्द, तो वो कहलाता है कंजंक्शन। अगर अंटिल के बाद सिर्फ एक समय या एक नाउन आता, तो वो हो जाता प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका कंजंक्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये तो आंख बंद करके आप लगा सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में फुल स्टॉप है, थर्ड में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, और सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन मार्क है। तो आप तो आंख बंद करके बता सकते हो कि इंटेरोगेटिव, आंख बंद नहीं कर सकते आप, एक बार देख करके एक सेकेंड में बोल सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव। आंख बंद कर लोगे तो क्वेश्चन मार्क कैसे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आंख खोल करके 1 सेकंड में बता देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है। वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा इज ही स्मार्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ही इज स्मार्ट आपका डिक्लेरेटिव हो जाएगा और शट द डोर आपका क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव, आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आइडेंटिफाई द डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें हम नॉर्मल बात बताते हैं। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्ट, डोंट रन, वाओ या इज इट रेनिंग। तो इज इट रेनिंग क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी, डोंट रन आज्ञा दे रहे हैं इम्पेरेटिव, लाइट ट्रेवल्स फास्ट जनरल बात बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेक्लेरेटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ टुमारो इन दे विल लीव टुमारो। तो यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि वो कल जाएंगे। तो ये टुमारो यहाँ पर कल क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे तो आपका प्रोनाउन है, ठीक है, और लीव आपका वर्ब है, लेकिन टुमारो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पर लीव एक वर्ब है और टुमारो बता रहा है कि आप कब जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जाएंगे और कब जाएंगे, कल जाएंगे। तो लीव वहां पर वर्ब की विशेषता लीव है, लीव की विशेषता बता रहा है टुमारो, तो टुमारो हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। आपको कलेक्टिव नाउन बताना है, फ्लीट, शीप, हार्बर या एंकर। तो शिप तो आपका शिप होता है, तो ये तो कलेक्टिव नहीं है। एंकर, एंकर को बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। अब हार्बर और फ्लीट में से देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो फ्लीट जो रहता है एक समूह को बोलते हैं, इसीलिए फ्लीट जो हो जाएगा जहाजों का समूह, ये एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव आज्ञावाचक शब्द बताना है। द शेफ प्रिपेयर्ड फूड, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, हाउ ग्रेट या इज द फूड रेडी। इज द फूड रेडी क्वेश्चन मार्क है तो आपका इंटेरोगेटिव, हाउ ग्रेट एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क है, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, तो यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव। और द शेफ प्रिपेयर्ड फूड जनरल बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है, तो आप तो देख के बता ही सकते हो ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। ही विल फिनिश आपका डिक्लेरेटिव है, बर्ड्स फ्लाई साउथ डिक्लेरेटिव है, और इज द फार्मेसी ओपन क्या है, इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है। The childhood memories brought tears in his eyes। अब यहाँ पे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड है, मेमोरीज है, टीयर्स है या आईज है। तो आप देखो क्या बोला जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो चाइल्डहुड जो है वो बचपना आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने पिछला आंसर ही लिख दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील। आप मेरा वॉइस का एक वीडियो चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश की क्लासेस में देखेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल के में प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें पैसिव वॉइस आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा रूल याद रखना है पैसिव वॉइस में चेंज करने का या पैसिव से एक्टिव में, कि आपका नाउन जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के क्या दिया है, द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील। तो द शेफ प्रिपेयर्स बोल रहे हैं, एस या ईएस किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, उसके अलावा जो भी रहेगा ना आप उसको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द डिलीशियस मील वॉज बोला जा रहा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखेंगे। तो मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, तो मील वॉज हो जा रहा है, आपका प्रेजेंट होना चाहिए, वॉज क्या है, पास्ट है, तो इसको हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, अ डिलीशियस मील इज बीइंग
इज बीइंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पर ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो ये भी हट जाएगा। अ डिलीशियस मील हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, तो हैज बीन क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको तो क्योंकि प्रेजेंट सिंपल दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ना एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो या नरेशन चेंज कर रहे हो ना, तो आपको मेन ध्यान किस में देना है, टेंस पे देना है। जब आप टेंस पे ध्यान दोगे ना तो उससे क्या होगा, जो जो क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, अलग टेंस टेंस चेंज किया होगा, उस ऑप्शंस को आपने कट करते जाना है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो रूल के अनुसार इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आपको सिर्फ सिंपल रूल याद रखना है कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता। यहाँ पर आप देखो थर्ड वाला जो है इज है, पर बीइंग दिया है, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, सिंपल था इसलिए सिंपल वाला आपने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर अदर ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ए तब होता है जब एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में होता, ऑप्शन सी तब होता है जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता, और ऑप्शन डी तब होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चेंज द नरेशन, ही सेड आई एम विनिंग अ, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आपको नरेशन चेंज करना है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नरेशन चेंज करना है मतलब मैं जो बात बोल रही हूँ अब आप बोलोगे कि उसने ये बात मुझसे ऐसे बोली, तो उसने कहा कि मैं लेटर लिख रही हूँ, तो अब आप बोलोगे कि उसने कहा कि वो लेटर लिख रही है, ठीक है। इसमें भी आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि आपको क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही इज राइटिंग अ लेटर, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, या ही रोट अ लेटर, ठीक है। तो आपने किससे चेंज नहीं करना है टेंस, यहाँ पे देखो ही सेड, उसने कहा था, ठीक है। उसने जब कहा था मतलब ये क्या हो जाएगा, पास्ट। तो उसने कहा था आप बता रहे हो तो पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड, ठीक है। तो ही सेड अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होना चाहिए। तो आई एम राइटिंग अ लेटर को क्या बना दोगे आप, ही वॉज राइटिंग अ लेटर बनेगा या ही रोट अ लेटर बनेगा, क्योंकि पास्ट में तो यही दोनों है, ये तो प्रेजेंट में है तो कट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में है तो कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई एम, ठीक है। आई एम राइटिंग मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, आपका सिर्फ पास्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब ये तीन रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नरेशन में वॉइस में आपको सिंपल सा याद रखना है, टेंस चेंज नहीं करना है, और फिर उसके बाद नरेशन में एक चीज क्या याद रखनी है आपको, इस देखना है ना, आप ये वाला देख करके आई एम राइटिंग अ लेटर को ही इज राइटिंग अ लेटर मत कर देना, क्योंकि हमको मेन जो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना तब आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो पास्ट में होगा, अगर वो ही सेज रहता तो वो आई एम वाला सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks, neither the teacher nor the students dash present in the meeting। अब यहाँ पे क्या आएगा, was आएगा, were आएगा, is आएगा, has आएगा। आपको सिंपल सा रूल याद रखना है, जब भी नीदर नॉर आए, ईदर और आए, तो आपको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी याद रखनी है कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है कि यहाँ पर जो वर्ब रहता है ना वो पास वाले नाउन से लगता है। तो पास वाला नाउन क्या है आपका, स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉज प्लूरल है क्या, नहीं। इज प्लूरल है क्या, नहीं। हैज प्लूरल है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट क्वेश्चन को उल्टा कर दो, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तब यहाँ पे आपका इसमें से तीनों में से आंसर ढूंढना पड़ता, पर ऑप्शन उस कंडीशन में अलग रहते, ठीक है। तो आपको सिंपल सी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी याद रखनी है कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलता है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना वो हमेशा कहाँ से लगेगा, पास वाले वर्ब से,
तो जब पास वाला नाउन आपका स्टूडेंट्स है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? तो एक्विजिशन जो वर्ड आया है वो एक्वायर से होता है, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ग्रामर चार्ट्स। तो स्ट्रिक्ट रूल और चार्ट से क्या आप ग्रहण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए कट कर दो। अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग लैंग्वेज विदाउट फॉर्मल टीचिंग। एक नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने की बिना किसी फॉर्मल टीचिंग की। तो यही होता है ग्रहण करना, कि जब आप पंजाबियों के साथ रहते हो तो आप पंजाबी बोलना सीख जाते हो, कि आप बंगाली के साथ रहते हो तो बंगाली के वर्ड सीख जाते हो। ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी। मेमोराइजिंग वोकाबुलरी, तो एक्वायर करना है तो उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसलेट करना है तो ये ट्रांसलेशन मेथड होता है, ये भी नहीं है। एक्विजिशन का मतलब है आप नेचुरली एब्जॉर्ब करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रूल्स और फॉर्मल टीचिंग के साथ भाषा सीखने को लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फ्रॉम वी डैश इन द स्कूल सिंस 2018। ठीक है, वी डैश इन द स्कूल सिंस 2018, हम इस स्कूल में 2018 से पढ़ा रहे हैं, मतलब काम अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस होता है ना जहाँ पर सिंस लगता है और बताया जाता है कि ये काम कब से हो रहा है और अभी तक हो रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या रहता है, हैव बीन टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको टाइम रेफरेंस सिंस या फॉर दे देगा तो वो भूतकाल से शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जब भी सिंस या फॉर लगा रहेगा तो आपने उसको देखना है कि अगर वो प्रेजेंट है तो अभी भी काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश पेडागोजी। तो रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षा। किसी भी पेडागोजी में आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको रेमेडियल टीचिंग का मतलब याद रखना है कि आप क्या करते हो, कि जो चैप्टर्स, जो चीज़ें जो रहती है, लर्निंग गैप रहती है, बच्चे जो सीख नहीं पाते हैं, उनको हमको उपचारात्मक शिक्षा अलग से टाइम दे करके सिखाना है। तो टू कंडक्ट वीकली टेस्ट फॉर हाई स्कोर्स रॉन्ग हो जाएगा। टू पनिश स्टूडेंट हु डू नॉट डू होमवर्क, पनिश तो आपको जब भी दिया रहेगा ना तो आप उसको अगर बोला जाएगा सही बात के लिए तो उसको रॉन्ग ही लेना। तो टू इंट्रोड्यूस न्यू चैप्टर्स बिफोर द सिलेबस फिनिशेस, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी। टू एलिमिनेट लर्निंग गैप्स एंड हेल्प स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज अ कंडीशन सेंटेंस। कौन सा कंडीशन सेंटेंस है? कंडीशन सेंटेंस किसको बोलते हैं, कि अगर एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। ठीक है, वो सेंटेंस होता है कंडीशन सेंटेंस। तो आ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो ये तो कंडीशन है नहीं, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आप मांग रहे हो, तो जब भी आप आज्ञा देते हो या कोई चीज रिक्वेस्ट करते हो ना तो वो इम्पेरेटिव होता है। इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, अगर बारिश होगी तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन एक चीज होगी तो दूसरी चीज होगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट इस डेक्लेरेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप इन क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो जाएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करे। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि हमने कभी ये नहीं बोला कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड मिलेगा और जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।